मुझे पता लगा, आपकी जानकारी में भी आ जाए तो ये पता लग जाएगा कि कांग्रेस की फितरत क्या है, उनकी नीयत क्या है। राजस्थान के बीकानेर जिले के किसानों की 125 बीघा जमीन अपने दामाद जी को, प्रियंका गांधी जी के पति रॉबर्ट वाड्रा को 125 बीघा जमीन कौड़ियों के भाव में बेनामी तरीके से, हमें जब पता लगा तब हमने अखबार के लोगों को बताया कि ये हो रहा है। हमें भी पता कब लगा कि जब अदालत में रॉबर्ट वाड्रा का वकील गया कि जमीन के अलॉटमेंट की सुनवाई रोक दी जाए, तो हिंदुस्तान की राजनीति के 55 सालों में अभी आदरणीय सीपी जोशी जी, धर्मनारायण जी, सुशील कटारा जी, शांतिलाल चपलोत जी, हमारे डांगी जी, अलका जी, सब यही कह रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने अपने दामाद को जमीन दी ना 125 बीघा। ऐसे कैसे कह सकते हो कुछ नहीं किया? ये जरूर है कि किसान की झोली भी खाली छोड़ दी, नौजवान की भी, माताओं बहनों की भी, किसी की कोई परवाह नहीं की। भारतीय जनता पार्टी को तो खाली 13 साल राज करने का मौका मिला, 55 साल तो इन्हीं को मिला। तो मैं ताज्जुब से सुन रहा था कि अभी तक मावली के लोग प्यासे क्यों हैं। उनकी सरकार रही है और बड़े धुरंधर लोग रहे, मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, तो उनको मावली के किसानों की, मावली के आम लोगों की तकलीफ से सरोकार होता तो मावली के लोग प्यासे नहीं होते। मावली का किसान सिंचाई के लिए पानी का इंतजार नहीं करता, और इसलिए 55 वर्षों में सिर्फ लूट और झूठ का खेल। और इसलिए किसान भाइयों, मैं तो बहुत साधारण किसान के घर में पैदा हुआ और एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह जीवन शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी तो मुझे लगता था कि इस सरकार के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ मैं लड़ूंगा कैसे। लेकिन आज फलीचड़ा के किसान सरदारों ने मुझे आशीर्वाद देकर मुझे जो हौसला दिया है, मैं उसके बूते पर आपको पूरा भरोसा और विश्वास देना चाहता हूं कि इस लूट और झूठ के खेल का पर्दाफाश करेंगे, मावली के साथ भी न्याय करेंगे, मावली की जनता को प्यासा नहीं रहने देंगे और मावली से लेकर राजस्थान के दूसरे हिस्से तक राजस्थान को नए सिरे से खड़ा करने के लिए मेरे जैसे किसी कार्यकर्ता से जो बन पड़ेगा, हम मंच पर बैठे सभी लोग मिलकर करने के लिए संकल्प लेकर आपके बीच में आए। मुझे यहां नौजवानों ने तेजाजी महाराज की प्रतिमा भेंट की है। यहां मंच पर 36 कौम के लोग बैठे हैं। इस हिंदुस्तान की, राजस्थान की धरती के हर कौम के लोगों ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, पन्नाधाय का बलिदान, तेजाजी महाराज की सत्यवादिता और गोरक्षा का संकल्प, कितने किस्से, कहानियां और कितना समर्पण और प्रतिबद्धता भरी पड़ी है। लेकिन इतिहास में पढ़ाया क्या कांग्रेस पार्टी ने कि महाराणा प्रताप के सामने अकबर को महान बताते हैं, उनकी नजर में वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल की छवि एक लुटेरे जैसी है, वो बताते हैं, उनकी किताबें लिखती। उनको न इस संस्कृति से सरोकार है, न धर्म से, न आस्था से। उनके जब टखनों पर चोट लगती है तो जरूर वो जनेऊ पहनते हैं, जय सीताराम कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने एक बार नहीं, कई बार उनको पहचान लिया कि ये वही लोग हैं जो राम जी के मंदिर में बाधा पैदा करते थे, ये वही लोग हैं जो राम सेतु में भी बाधा पैदा करते थे और हलफनामा ये देते थे सुप्रीम कोर्ट में कि राम का कोई अस्तित्व नहीं।
और इसलिए राम का अस्तित्व तो युगों युगों तक रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो पार्टी, जो दल, जो व्यक्ति किसानों से भेदभाव करेगा, महिलाओं के साथ अत्याचार पर अनदेखी करेगा, नौजवानों के सपने को तोड़ेगा, वो इस राजस्थान की धरती पर राजनीतिक अस्तित्व को तलाशने के लिए मजबूर हो जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्राएं ऐसा अध्याय लिखेंगी कि 2023 का ये साल और इसके बाद अनेकों सालों तक कांग्रेस पार्टी पूरे राजस्थान से हमेशा के लिए मुक्त होगी। ये आरोप मैं केवल इसलिए नहीं लगा रहा कि मैं एक राजनीतिक दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूं और इसलिए मैं केवल उन पर आरोप लगाऊंगा। मेरे पास प्रमाण है इस बात के। आप भी जानते हो, जो टीवी देखता, अखबार पढ़ता है, दादाजी यदि इंटरनेट नहीं देखते, व्हाट्सएप नहीं देखते तो पोता बता देता है, दादा आज ये खबर आई। ये तो आपने सुना ही होगा कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी आए थे। नहीं, राहुल गांधी नाम है और क्या बोल रहे हो आप लोग? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा है। अब उस भले आदमी को किसने पर्ची पकड़ाई होगी? उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी और 10 दिन में किसानों का पूरा कर्जा माफ कर देंगे। एक बार तो मेरे को लगा कि ये काम तो तेजाजी महाराज को भी जोर आता है। ये भला आदमी पता नहीं कहां से क्या फार्मूला लेके आया। किसान भाइयों, 1500 दिन हो गए, बात 10 दिन की थी और 1500 दिन का नजारा यह है कि मैंने विधानसभा में एक सवाल लगाया कि ये बताइए अब तक राजस्थान के कितने किसानों की जमीन नीलाम हो गई। भाषण में तो सभी कहते हैं, पर पता तो लगे कितनी हुई। या हम झूठ बोल रहे हैं या कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं? उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं की सरकार ने मुझे विधानसभा में जवाब दिया, 18,000 किसानों की जमीनें कर्जे के कारण नीलाम हो गई। मैंने एक दूसरा सवाल पूछा कि कितने किसानों ने कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली। वो आंकड़ा भी लगभग इस सरकार के बनने के बाद 200 किसानों का है। और गंगानगर के किसान ने तो यह हद ही हो गई। एक किसान ने अपने मरते हुए का वीडियो बनाया, अपनी आत्महत्या करते हुए का, और ये कहा कि मैं कर्जे से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं। मेरी आत्महत्या का कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी का राजस्थान का मुख्यमंत्री है। आपके बच्चे पढ़ने जाते होंगे, कोचिंग के लिए भी जाते होंगे, परीक्षा के फॉर्म भी भरते होंगे। वो कोई मनोरंजन के लिए, भीड़ बढ़ाने के लिए, तमाशे के लिए नहीं भरते, क्योंकि खेती में संघर्ष हो गया। बच्चे पढ़ लिख गए तो नौकरी चाहिए। नौकरी देने के लिए 2018 के जन घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने लिखा, न आपने लिखा, न मैंने लिखा। उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी तो इतने लाख नौकरियां देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप अंदाज लगाइए आपके मन पर क्या गुजरी होगी, उस बच्चे के मन पर क्या गुजरी होगी जब वो परीक्षा देने के लिए स्कूल के दरवाजे पर गया होगा, परीक्षा केंद्र पर गया होगा और पता लगा कि पर्चा लूट लिया गया, पेपर आउट हो गया। और ऐसा होने से ऐसा नहीं है कि वो नौजवान चुपचाप घर आ गया होगा। जयपुर के गांधीनगर में एक नौजवान ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। हनुमानगढ़ के नोहर में एक बच्चे ने अपना सुसाइड नोट लिखा कि सॉरी पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया। मैं इस भरी अदालत में, फलीचड़ा की मावली की इस अदालत में पूछना चाहता हूं, उन किसानों की आत्महत्या का, उन नौजवानों की आत्महत्या का, उस पाप का दोषी कौन है? और इसीलिए जन आक्रोश सभा है। ग्राम सेवक से लेकर पटवारी से कांस्टेबल तक
मावली अछूता नहीं है कि जो भ्रष्टाचार की भट्टी में नहीं जल रहा होगा। हर 12 किलोमीटर का आंकड़ा है कि वहां खोदो तो पानी तो मिले कि नहीं मिले, लेकिन भ्रष्ट आदमी जरूर मिलेगा। राजस्थान में हालात ऐसी हैं कि न पाताल में कोई सुरक्षित है, न आकाश में। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये हद है। 8.5 लाख मुकदमे राजस्थान की धरती पर पहली बार दर्ज हुए। 17 बलात्कार होते हैं, 7 हत्याएं होती हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, ये कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन क्या ऐसी पापी सरकार को आप बर्दाश्त करोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ऐसी सरकार को बर्दाश्त करोगे? क्या ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकोगे? मैं यही अलख जगाने के लिए आया हूं। आप लोग हनुमान हैं, मैं तो जामवंत की तरह आपको इस बात का एहसास कराने के लिए आया हूं कि जो राम के सगे नहीं, जो किसान के सगे नहीं, जवान के सगे नहीं, अवाम के सगे नहीं, और जिनकी सरपरस्ती में उदयपुर के बाजार में कन्हैयालाल दर्जी की सरेआम गर्दन काट के हत्या कर दी जाए, जो सरकार रामनवमी पर प्रतिबंध लगा दे, जो सरकार हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लगा दे, लेकिन हिजाब के मसले पर मुस्लिमों के आतंकवादी संगठन पीएफआई को कोटा में रैली निकालने की परमिशन दे दे, तो ये सीधे सीधे समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके के अराजक तत्वों का संरक्षण करती है। माताओं बहनों के और आम लोगों की सुरक्षा में वो पूरे तरीके से विफल है। इसलिए हम लोग आप लोगों के बीच में आए, इसलिए मैं आप लोगों से समर्थन मांगने आया हूं, सहयोग मांगने के लिए आया हूं। और मुझे आपने जो जिस तरीके से स्नेह दिया, भले ही बदलते हुए मौसम की गर्मी में आपको पसीने आ रहे होंगे, लेकिन मैं किसान का बेटा आपको भरोसा देता हूं, क्योंकि मुझे मेरे जैसे किसान कौम के लोगों को पहली बार अवसर मिला है। मुझे पहले चुनौती लगती थी कि मैं इस चुनौती से लड़ूंगा कैसे, लेकिन राजस्थान के किसान के लिए, जवान के लिए, महिला और मातृशक्ति के सम्मान के लिए आपके पसीने की परिश्रम को मैं सम्मान के साथ लौटाऊंगा। और मुझे यदि पसीने से लेकर खून की ताकत भी दिखानी पड़ेगी तो मैं आपके संकल्प के लिए हमेशा तैयार मिलूंगा, क्योंकि बहुत हो गया। 55 वर्षों में केवल वोट बैंक की राजनीति, जाति से जाति को लड़ाया, भाई से भाई को लड़ाया, कौम से कौम को लड़ाया, पंथ से पंथ को और मजहब से मजहब को। 55 वर्षों में पानी के लिए मावली तरस जाए, 55 वर्षों में रेल लाने का काम भी सीपी जोशी करे, तो 55 वर्षों में किया क्या, ये तो राजस्थान का आदमी पूछेगा। ये तो भला हो नरेंद्र मोदी जी का, 2014 में उनका आगमन हो गया, मैं यहां आया तो सबने मुझे राम राम की, लेकिन आत्मा तो आपकी भी दुखती होगी जब राम जी के देश में, राम जी के घर में, राम जी के गांव में राम जी खुद बंधक थे, उनका मंदिर भी नहीं बन पाया था। नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ता देखिए, राम के प्रति संकल्प देखिए, उन्हीं के नेतृत्व में अयोध्या की पवित्र भूमि पर भगवान राम के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। आपके आसपास के क्षेत्र के बहुत लोग फौज में, सेना में नौकरी करते, आप भी राष्ट्रभक्त लोग हैं, भारत माता के जयकारे लगा रहे थे, पर आपकी आत्मा दुखती होगी जब तिरंगा जलाया जाता होगा। आपको तकलीफ होती होगी ना कि जब भारत के तिरंगे को जलाया जाता था, वंदे मातरम को रोकने के लिए कोशिश की जाती थी। मैं नरेंद्र मोदी जी का आपकी तरफ से अभिनंदन करूंगा कि जिन्होंने भारत के तिरंगे के मान के लिए 370 को खत्म करके कश्मीर की घाटी में आतंकवादियों की छाती पर शान से तिरंगा गाड़ कर दिखाया। अभी सीपी जोशी जी नीम कोटेड यूरिया की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, फसलों की बीमा योजना की बात कर रहे थे। आपकी जानकारी में होना चाहिए,
खेती का जो बजट 21,000 करोड़ का होता था मनमोहन सिंह की सरकार तक, ये पहली सरकार है जिसका बजट 1 लाख करोड़ रहता है। किसानों के हक का ये बड़ा फैसला है। और जो पीएम किसान सम्मान निधि छोटे छोटे किसानों को 6,000 साल के छोटे दिखते होंगे। मैं एक बार अभी आदिवासी क्षेत्र के दौरे पर था, एक छोटे से खेत पर आदिवासी भाई खेती कर रहा था। मैं रुक गया, मैंने उत्सुकता से पूछा कि प्रधानमंत्री जी जो 6,000 रुपए भेजते मिलते हैं क्या? उन्हें कहा साहब मिलते हैं। मैंने मजाक करी उससे कि भाई 6,000 में क्या होता होगा? उसने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा, कहा आपको तो होता होगा कि नहीं होता होगा, मेरे तो ठीक ठाक होता है, अच्छा खासा गुजारा कर लेता हूं, प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। ऐसे 12 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए उनके खाते में जमा हो गए। यहां सब लोग सुरक्षित बैठे हो आप लोग। चीन के भीतर अभी भी कोरोना गया नहीं है, कोरोना से लोग मर रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों को भी तकलीफ हो गई, लेकिन मावली के फलीचड़ा में बिना मास्क के और सीना तान के बैठे हो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति के कारण बैठे हो, जिन्होंने 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई। टीका लगवाया होगा ना आपने, मुफ्त में लगा, लेकिन मुफ्त में तो लगा होगा, पर जब लगवाने गए होंगे तो वहां फोटो किसी और की मिली होगी। माल तो मोदी जी का और फोटो गहलोत जी की। ऐसे पुरस्कारी करने वाले दुनिया में अनूठे ही देखें कि माल मोदी जी का और मुफ्त में उड़ाया जा रहा है। लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संकल्पित है कि मेरे देश की जनता सुरक्षित रहे। इसलिए जनाक्रोश यात्रा के माध्यम से हमारी टीम, हमारे लोग, सारे कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, प्रधान, प्रमुख, सरपंच, सब लोग गांव गांव तक गए, आपकी समस्या भी जानी। ये तो मंच पर बताया, लेकिन हम इसलिए घूम रहे हैं कि अवसर मिलेगा तो वो अवसर केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं, दामादों को जमीन के अलॉटमेंट के लिए नहीं है। इस बार राजस्थान पर राजस्थान की जनता राज करेगी। हम उनके सेवक बनकर आपकी समस्याएं जानने के लिए आपके दरवाजे पर आए। अब जब समस्या कोई लिखता है तो सबकी समस्या अलग अलग होती है। मैं एक दिन देख रहा था, एक विधानसभा की पेटी खोली, उसमें एक एप्लीकेशन मिली, आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपकी सरकार आ जाए तो मेरा काम करवा देना। मैं आगे पढ़ने लगा, पन्ना पलटा तो लिखा कि भाई साहब मैं कुंवारा हूं तो सरकार आ जाए तो मेरा भी कोई जुगाड़ करवा देना। अब सबकी अपनी अपनी समस्या है। अब बताओ, कुंवारे आदमी को भी भरोसा नहीं कि अशोक गहलोत के राज में शादी हो जाए, और कैसे होगा भरोसा? रीट की नकल हुई, लड़के लड़के की सगाई हो गई। अपन कर देते हैं नहीं, छोरा क्या कर रहा है, रीट की परीक्षा दी, लड़की क्या कर रही, रीट की परीक्षा दी। उन्होंने कहा बहुत ही बढ़िया, छोरे छोरी दोनों मास्टर बन जाएंगे, अपने तो मौज हो गई। अब वो परीक्षा देने गए, परीक्षा दे दी, रीट का पेपर लीक हो गया। अब लड़की लड़के से कई दिन बात ही नहीं करे, तो लड़के ने लड़की से पूछा शादी कब करेगी? बोले नहीं करूंगी। क्यों? बोले शादी कैंसिल। शादी क्यों कैंसिल? कि रीट का पेपर कैंसिल तो शादी भी कैंसिल। एक जगह शादी हो गई, शादी हो गई, लेकिन थोड़े दिन बाद झगड़ा हो गया, हो जाता है, अलग अलग हो गए लड़के लड़की, अदालत में चले गए, कोर्ट में गए तो उसको जज ने कहा लड़के को कि भाई इस लड़की को तेरे को भरण पोषण देना पड़ेगा, कोई भत्ता देना पड़ेगा। कब देगा? बोला जी जरूर दूंगा। कब देगा? बोला जब अशोक गहलोत मेरे खाते में 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के जमा कराएगा तो 1,500 इसको भी दे दूंगा।
1.5 लाख को दिया, देना था 20 लाख को, भत्ता दिया 1.5 लाख। तो इसलिए नौजवानों से वादा खिलाफी की, किसानों से वादा खिलाफी की, राजस्थान को कानून व्यवस्था के नाते इतना बदतर कर दिया कि देश में नंबर 1 है, अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, किसानों से वादा खिलाफी में नंबर 1 और बिगड़ती कानून व्यवस्था में भी नंबर 1। तो क्या ऐसी सरकार को आप बर्दाश्त करोगे? और उससे बदला लेने का ये सही समय है।